students, welcome to my channel Biogene and I am Bhajan here in front of you again. और आज हम उसी अपनी continuation topic की बात करेंगे about nerve impulse. I know it is going to be a very longer lecture for you, but ये topic ही बहुत important है. अगर आप NCERT देखेंगे तो NCERT में आपको nervous system के अंदर main topic ही यही मिलेगा, that is nerve impulse conduction and फिर कुछ part brain के reference में. उसके lectures हम बाद में करेंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे उस 3 स्टेजेस ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करी थी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन. और नाउ आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ साइनेप्स क्या होते हैं और कंडक्शन कैसे होती है, और थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. Nerve impulse conduction के 3 parts, one is polarization, second is depolarization and third is repolarization. यानी कि वापस polarization का आना is called as repolarization. तो जब हम nerve impulse conduction की बात कर रहे हैं and transmission पैटर्न सेम वही रहेगा. NCERT आई एम अंडरलाइनिंग इट एंड एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड. Maybe some of you may not find on your mobile phones the NCERT very clear, but I think so. आप अपने सामने NCERT रख के बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भी मैं कहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर अंडरलाइनिंग तो पता लग ही रही होगी. Okay, so nerve impulse conduction, 3 stages we have already discussed about it. One is your polarization और polarized state. इसमें मैंने बात करी, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे. इसके मेन पॉइंट था रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि -70 मिलीवोल्ट था. इसी वजह से हमने कहा था हमारे न्यूरॉन्स पोलराइज्ड हैं. रीजन क्या क्या रहा था उस टाइम पे, 3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे. हमने कहा था डिफरेंशियल आयन distribution, differential ion distribution. Number 2 is the leaky channels. और यहाँ पे मैंने differential permeability की बात भी करी थी. And third is the sodium पोटाशियम पंप और ATPs. जब हम बात कर रहे थे डीपोलराइजेशन की, सो दिस अ रीकैप पॉइंट मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में से, यू कैन गो इन डिटेल एंड सी देयर. डीपोलराइजेशन में हमने बात की ओपनिंग ऑफ सोडियम गेटेड चैनल्स, reversal of polarity inside the neuron, that is -70 millivolt से 0 और it can go up to +30 millivolt. यहाँ तक ये जा सकता था. इस टाइम पे आपका सोडियम पोटाशियम पंप जो था वो क्लोज था, और आपका जो डीपोलराइजेशन एस्टैब्लिश हुआ, ये जो +30 मिलीवोल्ट है, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. और जो चेंज हो रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन. और पोटाशियम गेटेड चैनल्स यहाँ पे क्लोज थे. अब थर्ड इज रीपोलराइजेशन. इस केस में क्या हुआ, पोटाशियम गेटेड चैनल्स खुल गए, चैनल्स ओपन हो गए, और जो पोटेंशियल था इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, पोटेंशियल इनसाइड न्यूरॉन अगेन चेंजेस, +30 से 0 और फिर -70 और
90 मिलीवोल्ट। एक्चुअली मैं यहाँ पे अब आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ जो वहाँ पे नहीं किया था। इस टाइम पे आपके सोडियम गेटेड चैनल्स जो थे, सोडियम गेट्स जो थे वो आपके क्लोज्ड हो गए। तो सोडियम गेट्स आपके क्लोज्ड हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो +90 स्टेज है, दिस इज व्हाट यू कॉल हाइपर पोलराइजेशन। ये क्यों आ रही है? दिस इज ड्यू टू मोर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम ions from inside to outside, inside of neurons to outside। क्यों हो गई ये मोर मूवमेंट? इसके दो रीजन है। एक तो पोटेशियम अंदर है ही ज्यादा, एंड सेकेंड इज जो पोटेशियम गेटेड चैनल्स हैं उनको क्लोज होने में ज्यादा टाइम लगता है। मैं ये भी कह सकती हूँ सोडियम के कंपैरेटिवली वो ज्यादा देर तक ओपन है। तो इसका रीजन क्या है? वाई दिस इज सो? वाई देयर इज मोर मूवमेंट ऑफ द पोटेशियम आयन? सो व्हाट इज द रीजन? वाई? रीजन इज potassium gated channels take more time to close than sodium gated channels, and reason is जो पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा बाहर मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये -90 आता है। अच्छा, फिर वापस कैसे हुआ? वाई आई मीन इट इज कमिंग बैक टू -70। सो जब आप हाइपर पोलराइजेशन से जब वो वापस पोलराइज स्टेट पे आ रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? नंबर 1 रीजन अगेन लीकी चैनल्स। अब क्या हुआ? आपका जो पोटेशियम था वो बाहर ज्यादा चला गया। अगर पोटेशियम बाहर ज्यादा चला गया तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो नेचुरली फिर क्या हुआ? पोटेशियम पैसिवली भी अंदर मूव करेगा वापस। तो लीकी चैनल्स काम कर रहे हैं। लीकी चैनल्स। नंबर 2 सोडियम पोटेशियम पंप started working again. So that is why आप -90 मिलीवोल्ट से वापस आ गए -70 मिलीवोल्ट पे। सो ये जो सारा पार्ट है जो आपका नर्व इंपल्स का, मैं कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से और कुछ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिस्कस करना चाह रही हूँ। सो आई वुड लाइक टू मेक अ ग्राफ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, इधर मैंने आपका टाइम ले लिया और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ले लिया। अब लेट्स से दिस इज -70 मिलीवोल्ट। -70 millivolt, you know, this is what you call resting potential. This is your resting potential. ये आपका resting potential है। अब आपका ये अगर मैंने -55 लिया तो ये मेरा -55 जो हुआ वो आपका थ्रेशोल्ड हो गया। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया। यही ऑल एंड नन रूल है। ऑल एंड नन रूल क्या हुआ? अगर मैं ऑल एंड नन रूल की बात करती हूं, व्हाट इज दिस? वो क्या है? इफ stimulus is of threshold value, then the nerve fibers will be stimulated. This goes for muscle fibers also. If it is below the threshold value, no fiber will be stimulated.
किसके लिए? टू अचीव एक्शन पोटेंशियल ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे एक ग्रेडेड पोटेंशियल्स की बात भी आती है, तो मैं उसकी बातें यहाँ पे नहीं करूंगी, बिकॉज दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉट यूज्ड इन योर एनसीईआरटी। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सो आप इतना भी समझिए कि अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू का है तो आपके नर्व फाइबर स्टिमुलेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो नो फाइबर, दिस इज ऑल एंड नन रूल। इसको बॉर्डिच प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये बॉर्डिच BOWDITCH, तो ये जो है वो आपका प्रिंसिपल मसल फाइबर्स के लिए भी चलता है। तो लेट मी हैव, ये आपका 7 हो गया पोटेंशियल वाला पार्ट। ओके, तो अब हमने क्या लगाया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर लगाया तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल से ऊपर जाएगा। लेट्स से दिस इज प्लस 30 मिलीवोल्ट, और ये आपका हो गया व्हाट आई कॉल इट एज एक्शन पोटेंशियल। ये इस तरह से गया और ये ऐसे आया। So this is your action potential, or what I can say, this is a spike potential. So ये आपका हो गया action potential और spike potential. मैक्सिमम अचीव्ड एक्शन पोटेंशियल के लिए वर्ड स्पाइक पोटेंशियल यूज किया जाता है। ओके, अब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल हो गया, ये नीचे आ गया वापस -70 पे, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है -90 की। तो थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं। ये आपका हो गया -55, ये हो गया आपका -70, और ये हो गया -90। तो ये मेरा इस तरह से हो गया। अब ऑफ कोर्स दिस इज मिलीवोल्ट, ये सारा इन मिलीवोल्ट में मैंने पोटेंशियल आपका पोटेंशियल लिख दिया। तो ये क्या हुआ, ये आ गया। सो दिस पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं, विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये ग्राफ बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो ऊपर जा रहा है कर्व, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये सारी समरी होगी यहाँ पे आपकी। ये पॉइंट जो आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये हो गया आपका रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज स्टेट, और ये हो गया आपका दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर रीपोलराइजेशन। और ये देखिए, ये पोर्शन आपका हो गया, दिस इज योर हाइपर पोलराइजेशन। अब जरा अगर हम बात करें कि क्या क्या हो रहा है, नाउ विच इज आयन ऑफ डीपोलराइजेशन। अगर मैं बोलूं आयन ऑफ डीपोलराइजेशन क्या है, तो मैं आंसर दूंगी सोडियम। आयन ऑफ repolarization, I'll give answer potassium. So this is sodium ion, this is potassium ion. इस टाइम पे जब हमारे डीपोलराइजेशन हो रही थी तो क्या कंडीशन थी हमारी कंडीशन थी सोडियम गेटेड ओपन्स थे, चैनल ओपन, पोटाशियम क्लोज्ड, ऑफ कोर्स गेटेड चैनल क्लोज्ड, गेट्स क्लोज्ड, और ऑफ कोर्स आपका सोडियम पोटाशियम ATPase ये भी क्लोज्ड है। जब हम रीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ, आपके सोडियम गेट्स क्लोज्ड हैं, पोटाशियम गेट्स ओपन है, ठीक है, और एंड में आते आते आपका सोडियम पोटाशियम पंप भी ओपन हो जाएगा। बट अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही, वो भी ओपन होता है, वो बेसिकली जब आप टुवर्ड्स 70 पहुंच रहे हैं, वंस पोटेंशियल +30 से 0 और 0 से टुवर्ड्स 70 जाता है तो धीरे धीरे आपके सोडियम गेट्स भी ओपन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करूंगी उसकी। और हाइपर पोलराइजेशन,
यहाँ पे भी आपके पोटाशियम गेट्स ओपन है एंड आपके सोडियम गेट्स क्लोज्ड है। तो ये हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट होगी, ये रीपोलराइजेशन की स्टेट होगी, ये आपकी डीपोलराइजेशन की स्टेट हो गई। सो दिस इज द अबाउट नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ऑल एंड नर्व रूल मैंने डिस्कस कर दिया आपका। और नर्व इम्पल्स कंडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर और न्यूरॉन्स की बात करती हूं, तो I will of course talk about there are two properties of neurons, excitability and conductibility. Apart from these two properties जो कि NCERT बात करती है, जब मैं न्यूरॉन डिस्कस करूंगी तो वहां पे फिर बात करूंगी इसकी। इसके अलावा I also say response to stimulus or I can say responsiveness. अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें, नर्व इम्पल्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तो सबसे पहले हमारा ऑल एंड नॉन रूल फॉलो होता है, ये मैंने कर दिया। सेकंड हम बात करें स्पीड ऑफ कंडक्शन, किस चीज पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 इज द डायमीटर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन और न्यूरॉन का भी कह सकती हूँ, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन और डायमीटर ऑफ एक्सॉन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और सेकंड इज स्पीड जो है वो सेकंड आपकी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। तीसरा नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स इज नॉन डेक्रीमेंटल। ये क्या मतलब हुआ इसका कि भी जैसे वो अपनी लेंथ के अलोंग जा रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड कम होती जाएगी, थ्रू आउट जहां तक जाना है वो स्पीड सेम रहेगी। ये है जी नॉन डेक्रीमेंटल। तो यहां पे स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है डायमीटर कितना है न्यूरॉन का। मोर द डायमीटर मोर इज द कंडक्शन, मोर द डायमीटर faster is conduction. इसके लिए जितना डायमीटर ज्यादा होगा यानी जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर आपको याद हो, मुझे ज्यादा फिजिक्स नहीं आती बट मैं फिजिक्स में से एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जहाँ ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं वहां पे वायर्स बहुत मोटी मोटी लगती हैं। मोर द क्रॉस सेक्शनल एरिया लोअर इज द रेजिस्टेंस। शायद ये लॉ सुना होगा आपने, वही लॉ यहाँ ये भी एप्लीकेबल हो गया। सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमें पता है ये हमारा एक्सॉन है, दिस इज एक्सोप्लाज्म और ये पड़ा हमारा एक्सॉन। इसके ऊपर वी हैव अ लिपिड्स की शीट होती है which is secreted by Schwann cells in peripheral nervous system. So this is your myelin sheath. ये आपका myelin sheath है. So this is your myelin sheath. और ये जो स्पेस इसके बीच में आपको दिख रहा है, these are called nodes of Ranvier. ये हो गया हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। मतलब माइलिन शीट प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए।
पॉइंट ए पे आपने स्टिमुलस लगाया तो डीपोलराइजेशन हुई, सोडियम अंदर गए, ठीक है। यहां -70 से आपका 0 और ये पहुंच गया +30। अब ये जो पॉइंट बी है आपका, दिस इज योर पॉइंट बी, लेकिन ये पॉइंट बी में ये पॉइंट तो -70 पे बैठा है, तो वही रूल फॉलो हुआ कि पॉजिटिव चार्ज आपका यहां से यहां फ्लो करेगा एंड देन ऑल्सो मेकिंग इट डीपोलराइज। अब यहां जब +30 होगा तो वो आपके इस पॉइंट को डीपोलराइज करेगा, यानी आपकी इंपल्स आपको कैसे नजर आएगी या कैसे मूव करती है आपकी इंपल्स? इंपल्स जंप फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड, तो आपको एक नोड से दूसरे नोड की तरफ मूव करती हुई नजर आती है। सो इस तरह से आपका जो इंपल्स है वो जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर एंड दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर। इस तरह की जो इंपल्स होती है उसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। साल्टेटरी मीन्स जंप कर करके, साल्टेशन जैसे कैंगरू हॉप करता है, इस तरह से होता है। सो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। ये किस में होती है? इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अच्छा, क्या फायदा है इसका? इसका फायदा क्या है? नंबर वन, व्हाट इज द बेनिफिट? नोड टू नोड जंप कर रही है, तो नेचुरली अगर नोड टू नोड जंप कर रही है तो आपकी एटीपी सिर्फ वहीं यूज हो रहा है जहां नोड्स हैं, क्योंकि वहां पे इंसुलेशन लिपिड्स की नहीं है। माइलिन शीथ इंसुलिन देगी। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे एक तार पे आपने पीवीसी चढ़ा दिया और बीच बीच में कट लगा दिया। ऑल्दो ये सब समझाने के लिए है कि भी आपकी इंपल्स वैसे आ रही है, पर आपको जो करंट लगेगा वो आपका उन्हीं जगह पे लगेगा जहां से आपने अपना पीवीसी शीट काटी हुई है। तो आपको ऐसे लग रहा है इसमें तो इंपल्स ही जंप कर रही है ना, तो मैंने वो एग्जांपल कैसे रिलेट करने की कोशिश करी कि आपको करंट कहां कहां लगेगा, जहां जहां वो कट पड़ा हुआ है, जहां पे आपकी पीवीसी की कवरिंग नहीं है। तो साल्टेटरी कंडक्शन अगर हो रही है तो ये इसका क्या फायदा हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? स्पीड ऑफ कंडक्शन is more, and secondly, very important, this is a economical, less energy expenditure, यानी आपका एटीपी जो है वो कम यूज हो रहा है क्योंकि आपकी जो इंपल्स है वो नोड टू नोड जा रही है, तो फास्टर हो गया और लेस कंजप्शन ऑफ योर एटीपी हो गया। सो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स कंडक्शन, और आपका जो इंपल्स है वो आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के थ्रू कैसे होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप कर लेते हैं, बाकी साइनअप्स हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज इफ यू फाइंड माय कंटेंट हेल्पफुल, डू रिकमेंड। ये भी एक तरह की हेल्प होगी, डू रिकमेंड। सो हाउ विल यू रिकमेंड? Press the bell icon, subscribe, like, share, and don't forget to give your genuine feedback in my comment box. Thank you very much.